मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी ऊन के बारे में। ऊन और रेशम का रेशा प्राकृतिक रेशा होता है जो प्रोटीन के द्वारा बना हुआ होता है। जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, उसमें कपास का रेशा था जो कि सेल्यूलोज के द्वारा बना हुआ होता है। लेकिन ऊन और रेशम का जो रेशा होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। इस कारण उसमें कई प्रकार की समानताएं भी पाई जाती हैं। ये दोनों ही रेशे जंतु से पाए जाते हैं, इसलिए इनको जांतव रेशे भी कहते हैं, क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऊन मुख्यतः भेड़ के ऊन ऊन से तथा रेशम रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। बाल जानवरों के शरीर पर इसका उद्गम कैसे हुआ था और इसका इतिहास क्या है। ऊन का बाल जानवरों के शरीर पर उत्पन्न होते हैं जो उन्हें प्राकृतिक रूप से सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से रक्षा करते हैं। संभवतः ऊन की खोज शिकार युग में हुई थी। संभवतः अति प्राचीन काल में आदि मानव पशुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करता था तथा उनके खालों से और उपस्थित खालों से शरीर का आवरण करके अपने स्वयं को बचाते हुए सर्दी, गर्मी आदि से बचाता था। परंतु इस प्रकार से खालों और एवं खालों पर उपस्थित बालों के महत्व की जानकारी प्राप्त हुई। धीरे धीरे मनुष्य ने यह अनुभव किया कि बहुत अधिक प्रयोग के पश्चात खाल के जो बाल होते हैं वो आपस में ताप और दबाव के कारण आपस में सटकर चिपक जाते हैं। इस गुण का उपयोग उसने वस्त्र निर्माण में किया। इस प्रकार उसने बालों को फैलाकर एवं जमाकर वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया। उसने यह अनुभव किया कि खाल सहित बालों की अपेक्षाकृत केवल बालों से बने वस्त्र ज़्यादा आरामदायक होते हैं तथा अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार उसने ऊनी वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया। शायद उसे वस्त्रों का निर्माण भी ठंडे प्रदेशों में से पहले हुआ। अतः बाल सहित खाल का प्रयोग फर और बेल्ट के रूप में भी किया जाता है। खाल प्राप्ति भेड़ों के जानवरों को मारना पड़ता था। अगर जानवरों को मारेंगे तो उनकी आबादी जो है, उनकी संख्या वो कम हो जाएगी। इसलिए मनुष्य ने सोचा कि इस चीज़ को कम करने के लिए उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, बल्कि मार के नहीं बल्कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया और उससे बाल ऊपर से उपस्थित बालों को ही काट लिया और उन बालों से ही वस्त्र बनाने लगा। इस प्रयास के फलस्वरूप उसने जानवरों को पाला, उनके शरीर से बाल काटकर धागे में बटकर बुनाई करके ताप, नमी व दबाव की उपस्थिति में जमाकर वस्त्र निर्माण करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का निर्माण इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ अति प्राचीन काल में उच्च कोटि के ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ के ऊनी वस्त्र अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमलता, बारीकी, गर्माहट और आकर्षण के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। 13वीं शताब्दी में स्पेन में ऊन का उत्पादन कार्य किया गया। यहाँ का ऊन मेरिनो ऊन के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये वह ही उत्कृष्ट कोटि के श्रेष्ठ ऊन होते हैं जो अति कोमल, बारीक, सौंदर्य में आकर्षक लगते हैं। अतः इन अन्य देशों में भी स्पेन से मेरिनो जाति की भेड़ों को मंगवा कर यहाँ पाला गया और उनसे ऊन की उत्तम किस्मों का किस्म का उन्नत किया गया और श्रेष्ठ बनाया गया। भारत में भी अति प्राचीन काल से ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता है। इसका प्रमाण हमारे को ऐतिहासिक मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त प्रतिमाओं होता है, जिन पर डिज़ाइनों से निर्मित ऊनी वस्त्र लिपटाए जाते हैं। भारत में निर्मित ऊनी वस्त्र, कंबल, शॉल, फिरन और अन्य परिधान अपनी श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, बारीकी, सूक्ष्मता, गर्माहट, आकर्षक डिज़ाइन एवं कोमलता के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाभारत में भी ऊनी वस्त्रों का वर्णन मिलता है। अगर हम कश्मीर के पश्मीना शॉल की बात करें तो वो अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, उत्तमता, कोमलता एवं आकर्षक डिज़ाइन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध देशों में प्रसिद्ध है। यह शॉल अत्यंत हल्के, बारीक एवं महीन होते हैं और अत्यधिक गर्माहट प्रदान करते हैं। कश्मीरी शॉल के उद्योग को उन्नत और प्रोत्साहन करने के लिए मुग़ल बादशाहों को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस उद्योग को फलने फूलने उन्नत करने में भरपूर सहयोग दिया। मुग़ल सम्राट अकबर कश्मीरी शॉलों का प्रयोग बड़े उत्साहपूर्वक करते थे और इसे उपहार के लिए दूसरे राजा महाराजाओं को भी देते थे। परंतु जैसे ही अंग्रेज़ों का राज्य आया, उन्होंने हमारे इस उद्योग को उसका पदार्पण हुआ तो उन्होंने इस उद्योग को काफ़ी हानि ही नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे नष्ट करना भी चाहा। इस उद्योग कला के तमाम लोग इसको छोड़कर जीविकोपार्जन हुए तो अन्य कार्यों के लिए जुड़ गए। परंतु जैसे ही हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, हमारी सरकार ने पुनः इस उद्योग को बढ़ाने के लिए
प्रोत्साहन किया, साधन जुटाए, कई प्रशिक्षण केंद्र खोले, बिक्री का प्रबंध किया। परंतु तब जैसे शॉल आज वैसे नहीं बन पाते, क्योंकि आज के जो कश्मीरी शॉल है वे अपनी उत्कृष्टता सुंदरता के प्रसिद्ध है, परंतु ये शॉल प्राचीन काल के शॉल के बराबरी नहीं कर पाते। कारण स्पष्ट है, तब कला के लिए थी, ना कि व्यवसाय के लिए। कला के नमूने कलाकार का व्यक्तित्व झलकता था। तब कला से परिपूर्ण शॉलों का मुंह मांगा इनाम मिलता था। मुगल बादशाह बड़े शौक से इसे धारण करते थे और उत्कृष्ट निर्माण के लिए कलाकार को प्रोत्साहित करते थे। कश्मीरी शॉल के अतिरिक्त यहाँ से नमदा, लुई, गर्म चादरें, कंबल, कोट, फेरन आदि प्रसिद्ध हैं। कश्मीरी शॉल के खरीदार मुख्यतः विदेशी पर्यटक हैं। विदेशों में इस शॉल की काफ़ी मांग रहती है।